हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे एफसीसीएल के बारे में। तो मार्केट तकरीबन क्लोज होने ही वाली है और एफसीसीएल हमारे पास 41.25 पे है। और आज हम बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो और स्पेशली अगर वो सिक्लिकल है तो सबसे पहले हम सीमेंट की कंपनी जो कि फौजी सीमेंट कंपनी है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। हमें पता है ये एक सीमेंट कंपनी है एंड विच इज़ सिक्लिकल इन नेचर। तो इंटरेस्ट रेट्स पे ही डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट रेट्स हमारे पास कट डाउन हुए हैं जिसकी वजह से हमारे पास इनकी सारे सीमेंट स्टॉक्स में बूस्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम इसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाकर देखें तो इसके की हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं जिसकी बेस पे हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले एक की हाईलाइट हमारे पास है कि कंपनी की डिस्पैचेस में इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि ये नॉर्थ बेस्ड कंपनी है या साउथ बेस्ड कंपनी है। तो एफ एक नॉर्थ बेस्ड कंपनी है। नॉर्थ बेस्ड कंपनी में होने की वजह से इसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बहुत अच्छी है। जिसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ बेस्ड कंपनीज हैं उन उनमें लोकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ बेस्ड रीजन्स में लोकल डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पंजाब हो गया एंड नियर बाई रीजन्स। तो लोकल डिमांड को सप्लाई करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बेहतर कंपनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कंपनी के डिस्पैचेस में इंक्रीज़ हुआ है। ऑब्वियसली डिस्पैचेस, सीमेंट के डिस्पैचेस 2.81 मिलियन टन्स थी इस क्वार्टर और 6 मंथ्स इन 6 मंथ्स में, और 2.58 मिलियंस थी पिछले 6 मंथ्स में, इसी साल, इससे पिछले साल इसी टाइम पीरियड में। मज़ीद अगर हम देखें तो इसका नेट रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है जो कि 47,800 तकरीबन मिलियन है, और जो कि कंपेयर किया जाए पिछले साल इसी टाइम पीरियड में तो वो 40,300 था। तो उन्होंने, जो कंपनी है, उन्होंने मेंशन भी किया है कि इसकी क्यों हमारे पास रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो स्टेबल प्राइसेस एंड हायर डिस्पैचेस। डिस्पैचेस हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ज़्यादा डिस्पैचेस हो रही हैं, और ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, दैन डिस्पैचेस भी हमारे पास ज़्यादा रिलीज होंगी। स्टेबल प्राइसेस किसकी? एक तो आपके कोल की स्टेबल प्राइसेस, दूसरा हमारे पास सीमेंट की स्टेबल प्राइसेस। कोल विच इज़ आर रॉ मटेरियल, सीमेंट विच इज़ आर एंड प्रोडक्ट। मजीद बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के इंक्रीज आया है 35%, जो कि 32% था पिछले साल। और इसका भी उन्होंने, कंपनी ने रीज़न बताया है, ऑब्वियसली बेटर सेल प्राइसेस, देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो कंपनी कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन में मोस्टली ये पीपी बैग्स यूज़ कर रहे हैं। और मज़ीद हायर यूजेज ऑफ लोकल कोल। अब किसी भी सीमेंट सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो कोयला कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। हमें पता है कि कोयला एक रॉ मटेरियल के तौर पे ऐड करता है जो कि हमारे पास सीमेंट बनाने में काम आता है। तो कोयला अगर इस्तेमाल करना है तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं, एक लोकल कोल है एंड दूसरा अफगान कोल है। एक लोकल कोल एंड दूसरा अफगान कोल। लोकल कोल थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, अफगान कोल थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि इम्पोर्ट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कभी कभार इस तरह के सिनेरियो आते हैं कि दोनों कोल्स की प्राइसेस सिमिलर हो जाती हैं। तो इस केस में जो भी लोकल कोल या अफगान कोल दोनों यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन इक्वली बढ़ते हैं। तो इन केस ये कंपनी अगर लोकल कोल यूज़ कर रही है तो इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर अफगान कोल महंगा है उसके कंपैरेटिवली। तो जो कंपनी भी लोकली जो कोयला बन रहा होता है वो ऑब्वियसली सस्ता मिल रहा होता है इम्पोर्टेड से। तो जो कंपनी उसमें शिफ्ट हो जाए लोकल कोयले पे और उससे अपनी डिमांड पूरी कर ले, दिस कंपनी इज गोइंग देन दैट कंपनी इज गोइंग टू मेक ह्यूज नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि हमें देखने को भी मिला है। मजीद अगर देखा जाए तो हमारे पास कंपनी क्या कर रही है, फ्यूल ऑल्टरनेटिव, मल्टीपल फ्यूल ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। इसके अलावा रिडक्शन इन कॉस्ट बाय पावर, कॉस्ट ऑफ पावर बाय इंक्रीजिंग ऑन पावर जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट।
अब पावर, आपको पता है कि कोयले बनाने के लिए पावर भी तो चाहिए होती है। जब आप कोयला और पावर को मिलाते हो एक प्लांट में, देन ही आपके पास प्लांट चलने के लिए क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है। देन ही आपके पास, हमारे पास सीमेंट बन के निकलता है। तो अगर हम अपनी कॉस्टिंग को, जो कि एक हमारे पास रॉ मटेरियल्स में हमारे पास आ जाता है कोल, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, अगर इन दोनों की कॉस्टिंग को मेंटेन किया जाए तो हमारे पास हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन्स निकल के आते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि इस कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि कंपनी ने मेंशन भी किया है। एक और चीज़ ये है कि ऑब्वियसली डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये तो हम सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज़ की वजह से इसको मज़ीद इसकी कंपनी की एक तरह से डिमांड में इंक्रीज़ हुई है, सीमेंट की डिमांड में इंक्रीज़ हुई है। एक चीज़ और होगी, अब इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में भी इंक्रीज़ आया है, और जो हमारे पास 7.27 बिलियन है और पिछले साल 5.27 बिलियन था, जो कि 38% इंक्रीज़ देखने को मिला है। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में मोटा मोटा तो हम ये देख ही लेते हैं कि हमारे पास ईपीएस इंक्रीज़ देखने को मिला है क्वार्टर में भी, एंड देन हमारे पास 6 मंथ्स के पीरियड में भी ईपीएस इंक्रीज़ देखने को मिला है। दोनों एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इंक्रीज़ कहाँ से देखने को मिला है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नेट रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। नेट रेवेन्यू इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि इसकी जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। ऑब्वियसली हमने कंपनी में ऊपर देखा है कि इसकी जो सीमेंट की डिस्पैचेज हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डायरेक्ट हमारे पास जो कंपनी की डायरेक्ट कॉस्टिंग आ जाती है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग हो गई, प्रोडक्शन की कॉस्टिंग हो गई, वो सारी डायरेक्ट कॉस्टिंग यहाँ पर आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, आपको ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आपकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज होगी, विच इज़ टोटली फाइन। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, जो कि इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अदर इनकम की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ इंक्रीज देखने को मिला है। और अदर इनकम में होता क्या है, मोस्टली आपके पास कुछ डिविडेंड्स की इनकम होती है कि कंपनी अपनी सब्सिडरी से डिविडेंड ले रही है या जो भी है, या फिर हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, या कोई एसेट सेल की है कंपनी ने, तो उस वो इधर अदर इनकम में शो होते हैं। इसके आगे हम देखें तो हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कमी देखने को मिली है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग कंपनी किस तरह कर रही है, क्या कर रही है। देन हमारे पास सेल्स कमीशन आ जाते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग आ जाती है। तो अगर कंपनी इन कॉस्टिंग्स को भी बेहतर कर ले तो कंपनी के इवेंचुअली जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कंपनी ने इसकी कॉस्टिंग को भी मैनेज कर लिया है और वो भी कम हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं, विच इज़ टोटली फाइन। जाहिर है, अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा आपको स्टाफ कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी, एडमिन कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, आपको ऑफिस की सप्लाईज ज़्यादा चाहिए होंगी। ऑफिस की सप्लाईज के रिस्पेक्टिव अगर आप देखें तो उनके रेंट्स भी ज़्यादा लगेंगे, तो विच इज़ टोटली फाइन। मज़ीद अगर हम देखें तो अदर एक्सपेंसेस भी हमारे पास इंक्रीज़ देखने को मिला है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ ओवरऑल अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। फाइनेंस कॉस्टिंग, फिक्स इनकम, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास बिल्कुल ठीक हैं। फाइनेंस कॉस्टिंग, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कोई डेप्ट रीपेमेंट करनी है, या कंपनी ने कोई पेमेंट देनी थी अपने इंटरेस्ट की, तो वो आपके पास यहाँ पे फाइनेंस कॉस्टिंग में आ जाती हैं। फाइनेंस इनकम में क्या आता है, फाइनेंस इनकम भी हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से उसको पैसे आए हैं, या फिर कंपनी को कई डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट के मुताबिक डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, तो वो भी हमारे पास इसमें आ जाती हैं। दो चार और चीज़ें भी होती हैं इसमें। तो नेट हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हमारे पास
काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, देन हमारे पास इनकम टैक्स लगा है, एंड देन हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर फॉर द पीरियड भी इंक्रीज़ हुआ है। सिमिलर सिचुएशन हमें यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी इज गोइंग गुड इन ऑल परस्पेक्टिव्स। अब कुछ कैश फ्लोज की भी बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लोज हमने देखे नहीं थे यहाँ पर, ये जो पिछली रिपोर्ट है इसमें कैश फ्लोज नहीं थे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कैश फ्लोज इसमें नहीं मिलेंगे। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है इसमें कैश फ्लोज मिलेंगे आपको। अच्छा, तो कैश फ्लोज में हम देखें तो एडजस्टमेंट्स वगैरह हुई हैं कुछ। वर्कर्स के वेलफेयर फंड्स में इंक्रीज आया है, देन आपके पास एम्प्लॉयर बेनिफिट्स में। तो इवेंचुअली बिफोर कैपिटल चार्जेस आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतना है। बट जो मेन चीज़ देखने वाली है, जो जिसकी वजह से मेजरली आपका कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है, वो क्या है? वो है आपका एक्योर्ड लाइबिलिटीज़। अब एक्योर्ड लाइबिलिटीज़ अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्योर्ड लाइबिलिटीज़ आर जस्ट जो कि कंपनी पे डेप्ट है, मतलब डेप्ट इन अ सेंस कि कंपनी ने वो देना है, देना ही देना है, जिस तरह की एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई, वो एक्योर्ड लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं। अगर नेगेटिव एक्योर्ड लाइबिलिटी है इसका मतलब कंपनी दे चुकी है, लेकिन अगर पॉजिटिव एक्योर्ड लाइबिलिटीज है इसका कंपनी ने ये पेमेंट अभी अदा करनी है। तो इसकी वजह से आपको कैश फ्लो में इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन अगर इसको निकाल दें तो कैश फ्लो भी तकरीबन उतना उतना ही है जितना पहले था। एक और चीज़ होगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी आप देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी आपका तकरीबन 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 सेम है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपके एक तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है, मतलब जो प्लांट लगाने हैं, इक्विपमेंट लगाने हैं, वो थोड़ा इन्वेस्ट किया है पिछले साल के मुकाबले में। अगेन ये कंपनी पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। देन हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा यहाँ से मनी आउटफ्लो हुआ है, जहाँ जो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा। ये अगेन उसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट में हमें बेहतर पता लगेगा, और अभी ट्रांसमिशन रिपोर्ट हमारे पास पब्लिश नहीं हुई। इसके अलावा मज़ीद बैंक्स पे डिपॉजिट रिसीव हुए हैं, जो इन्होंने कैश रखा हुआ था उस पर। तो ओवरऑल आपके पास तकरीबन तकरीबन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश नेगेटिव है, और नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास एक है कि रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। अब कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स को रीपे किया है। ये मुझे थोड़ी बात खटक रही थी कि कंपनी को क्या ज़रूरत है कि अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को इतनी जल्दी रीपे कर ले। एक इसमें पॉइंट ये हो सकता है कि चूंकि इंटरेस्ट रेट कम है, तो कंपनी को जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे उन पर सूद कम देना पड़ेगा। तो एक कंपनी की सेंस में ये पॉजिटिव चीज़ भी है कि कंपनी इसको रीपे करना चाह रही है, ताकि बाद में इनकेस जब दोबारा आपके पास इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो कंपनी पे ज़्यादा सूद ना हो, कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े साथ। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है एक तरह से कंपनी में। लेकिन बुरी चीज़ इस सेंस में है कि ओवरऑल इसकी वजह से हमारे पास कैश फ्लो मज़ीद मतलब नेगेटिव में शो हुआ है, हालांकि पॉजिटिव हो सकता था। एक चीज़ ये है। अच्छा, डिविडेंड कंपनी ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस कॉस्ट पेड की है, वो भी सही है। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये आप ज़रूर अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के डिक्रीज हुए हैं, मतलब डिक्रीज नहीं हुए, है नेगेटिव में। लेकिन पिछले आप कह लें कि दिसंबर में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन अब थोड़े से पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। मेरा मानना ये है कि अगर ये लॉन्ग टर्म लोन्स को रीपे इतना ना करते तो ये पॉजिटिव फिगर शो हो सकती थी। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ओवरऑल कंपनी की कंडीशन मुझे अच्छी लग रही है, पॉजिटिव साइड पे जाती दिख रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने इसको टेक्निकली भी शेयर करनी है आपसे। अब मैं इसको चार्ट्स पे खोल के देख लेता हूँ। अच्छा, अब मैं कुछ कंपैरिजन करने लगा हूँ KSE 100 का और इसका।
ओके, सो KC 100 में हम यहाँ पर एक कंपैरिजन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बार्स कर लेते हैं, या फिर हम इसको कैंडल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहना ये चाह रहा था, आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर आप KC और इसका चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो KC है वो आपका कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज में है, लेकिन जो आपका सिक्लिकल है फौजी सीमेंट वो उसके कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रहा है। एक चीज़ ये देखने वाली हो गई है हमारे पास। मज़ीद हम यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग को देखें तो ये इसने कंजेक्यूटिवली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रहा है और अपने प्रीवियस हाइस को तोड़ा है। एक और चीज़ हमारे पास देखने वाली ये हो गई है, जिसका मतलब ये है हालांकि KSC में हाई वेटेड स्टॉक्स हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से KSC थमा हुआ है, लेकिन आपके सिक्लिकल्स भाग रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब अब आपने अगर सोचा है कि इस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो वो कौन से अहम पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये कंपनी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ। टेक्निकली देखें तो जब भी ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, एक अपवर्ड मूव देता है और तकरीबन तकरीबन आपके पास फिब रिट्रेसमेंट वाले 50 to 61% के जोन में आकर रिट्रेस बैक करता है। ये हमने यहाँ पर नोट किया जब इसने ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है मैं उससे पहले आपको ज़रा थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि हमने एक प्लेलिस्ट लॉन्च की है, इट्स अ टेक्निकल कोर्स लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट मेरे चैनल पे आएंगे और प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रीमियम फ्री PSX स्मार्ट मनी टेक्निकल कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा पहली वीडियो में कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो ये भी एक मैंने वीडियो अपलोड की है और यहाँ पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की कॉज भी देंगे। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप PSX की फ्री कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे मैं कॉल्स नहीं देता और अगर कॉल्स मैं सिर्फ प्रीमियम में देता हूँ। अगर आप प्रीमियम का पार्ट बनना चाहते हैं तो ग्रुप मैनेजर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, एक चीज़ ये हो गई है, और सिमिलरली हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन था इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर भी हमें POS देखने को मिला। एक चीज़ ये होगी, जो हाइज एंड लोज डिफाइंड थे वो हमारे पास ये हाइज और लोज डिफाइंड है, और अभी रिसेंटली इसने जो हाई डिफाइन किया है वो ये हाई डिफाइन किया है। अब फिब रिट्रेसमेंट लेवल 50 और 60 के से ये रिट्रेस बैक करके वापस गया है। देन हमने जब देखा कि इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो हम यहाँ पर भी फिब रिट्रेसमेंट मार्क करें तो लेवल 50 एंड 60 इज प्लेइंग अ बेटर रोल इन दिस कंडीशन, इन दिस मार्केट, इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एग्जैक्टली आप देखें 50 से 61 के लेवल से इसने रिट्रेस बैक किया और अपना लो वहीं पे डिफाइन करके वापस ऊपर गया। अभी सिमिलर सिचुएशन हमें इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी मिल सकती है, और क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा अभी हमारे पास मार्केट ने ये डिफाइन नहीं किया। तो अगर आपने FFC में एज अ सिक्लिकल इन्वेस्ट करना है तो उसमें दो ऑप्शंस बन सकती हैं। एक, हम वेट करें 50 to 60 की रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो कि तकरीबन हमारे पास बनता है आपका 39.41 से 40.39 का जोन। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, 39.41 से 40.39 का जोन आपके पास एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि ये रिट्रेसमेंट लेवल अक्सर ही हमारे पास फुलफिल होता है। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि आप इसी करंट लेवल पे एक्यूमुलेट करें। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी मेन वजह ये है कि अगर आप ये देखें तो जो ये लेवल इसने डबल टॉप्स टाइप ऑफ लेवल बनाया है, डिफाइन किया है, उसी लेवल को अब ये रीटेस्ट कर रहा है, उसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो अक्सर कंडीशंस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये
जो स्टॉक्स होते हैं कुछ, वो इन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करके ऊपर भाग जाते हैं। एक चीज़ ये होगी। अब जो ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप जो अपनी 30 to 40% इन्वेस्टमेंट है वो इस रीजन में करें, जो कि 40.98 से 41.45 का रीजन है। और इन केस आपका स्टॉक इस मेजर रीजन में आता है जो कि 4% डाउन है, 39.41 से 40.39 तक आता है, तो आप इसमें मजीद मेजर एक्यूमुलेशन करके एक राइड इंजॉय कर सकते हैं। तो एवरेज आपकी कहीं कहीं इसी रीजन में बैठेगी। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इस लो का, तकरीबन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, 35.65 का रहेगा ये लो का। और जो टारगेट आप अचीव कर रहे होंगे, सबसे पहले तो इस हाई का टारगेट ले रहे होंगे। ये जो हाई डिफाइन किया है, ये हाई इसने तकरीबन डिफाइन किया 44.33 का। और फिर 1:1 का टारगेट भी ले सकते हैं, 45 का भी ले सकते हैं टारगेट। देन 1:1.5 पे आपका दूसरा टीपी रहेगा जो कि 47.442 पे रहेगा। एंड देन अगर हम इसके टारगेट्स निकालें, अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअली रिप्रेजेंट करवाऊँ कि जब ये हाई अपना डिफाइन करता है तो तकरीबन अगला हाई इसका इतना ही इक्वल होता है। और जब यहाँ पर इसने हाई डिफाइन किया था, सॉरी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर इसने हाई डिफाइन किया था तो तकरीबन तकरीबन इसने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई डिफाइन किया। तो अगर मिनिमल हम ये वाली कंडीशन भी देखें कि ये इस पॉइंट से रिट्रेस बैक होकर एक हाई डिफाइन करता है, तो इसका जो लेवल अच्छा बनता है वो 47.4 47.3 तक का लेवल बनता है और वो इजीली अचीव कर सकता है। इन दिस केस आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 11% का रहेगा, 10-11% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप जो टारगेट ले रहे होंगे वो तकरीबन तकरीबन 17%, 17.5% का ले रहे होंगे टारगेट। तो इस हिसाब से अगर इस स्टॉक को देखें तो एक सिक्लिकल भी है और सिक्लिकल नेचर भी है और एक अच्छा स्टॉक भी दिखने में मिल रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट FCCL। और अगर तो आप लोग इस तरह की वीडियोस मज़ीद पसंद कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं जिसमें हम फंडामेंटली भी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम टेक्निकली भी चीज़ को, एक स्टॉक को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना है तो ग्रुप मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर मार्च और इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे पास कि हमने किस तरह 40% रिटर्न्स एक महीने में बनाए हैं, तो मैंने उसमें भी वीडियो बना दी है और उसमें ग्रुप मेंबर्स के टेस्टिमोनियल्स भी मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।